जब भी वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी ट्रेड को लेके या वॉर्स को लेके थोड़ी भी अनबन होती है, थोड़ी भी ऊंच नीच होती है, सबसे पहले क्या उथल पुथल मचती है? इन्फ्लेशन, मतलब कीमतों का ज़्यादा हो जाना। और दूसरी बात, गोल्ड, जो सोना है, गोल्ड है, उसकी कीमत एकाएक से बढ़ जाती है। तो भाई कोई लड़ रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, किसी का इधर उधर हो रहा है, जो भी है, एक दूसरे की कंट्री के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल कह सकते हो आप। तो इस तरह के डिफरेंसेस जब भी आते हैं, गोल्ड की कीमत ऐसे क्यों एकदम से फ्लक्चुएट हो जाती है, एकदम बढ़ने लग जाती है और कभी घटती नहीं है? जब भी हम देखते हैं गोल्ड की कीमत, सोने की कीमत हमेशा बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। उसके रीजंस क्या है? तो हम इसको ना एक डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सोना में है क्या। नंबर वन, आप यूं समझो कि सोना क्या पूरी दुनिया में कम है? रेयर है, रेयरेस्ट रेयर मेटल कहते हैं ना, जो कम है, क्वांटिटी में कम है। क्वालिटी तो सोने की है ही, आप सब लोग जानते हो, क्वांटिटी में कम है। ऐसा हो सकता है कि हमारी जो प्लैनेट अर्थ है, जमीन पे सोना कम है, या ऐसा है कि कहीं किसी एक जगह सोना ज्यादा है। मान लो इंडिया में सोना ज्यादा है और बांग्लादेश में सोना कम है, क्या ऐसा है? तो इन सारी चीज़ों को ना हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सोने की कीमत इतना जल्दी बढ़ कैसे जाती है और इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। और किसी भी कंट्री में या कोई भी कंट्री की जो नेशनल बैंक होती है, या जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या पाकिस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह के हर कंट्री की जो बैंक्स होते हैं वो सोना क्यों रखते हैं और उस सोने की एक्चुअल में वैल्यू क्या है? इतनी वैल्यू, वो भी एक ऑर्डिनरी मेटल ही है ना, जैसे कि तांबा है, पीतल है या एल्युमिनियम है, इसी तरह से वो भी एक ऑर्डिनरी मेटल है। तो कॉपर और सोने में क्या फ़र्क है, या पीतल और सोने में क्या फ़र्क है, एल्युमिनियम या आयरन और सोने में क्या फ़र्क है? क्यों सिर्फ सोने का इतना इंपॉर्टेंस है, सिर्फ गोल्ड का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? उस चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। नंबर वन, ज़मीन पे यानी आपके ग्लोब में सोना कम है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पता नहीं, फिलहाल पता नहीं कि कितने डिपॉजिट्स हैं जमीन के अंदर, कितना सोना है, मेंटल में कितना सोना भरा हुआ है, हमें नहीं पता। जितनी सारी माइंस रिकॉग्नाइज की गई हैं और जितने सारे जो रिवर्स के जो फ्लोज हैं, वहां पे जितने सारे डिपॉजिट्स रिकॉग्नाइज हुई हैं, ऑन दैट बेसिस व्हाट वी कैन से इज यस, इट इज रेयरेस्ट अवेलेबल मेटल, नंबर वन। अब सोने की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? तो उस चीज को हम बड़ी डिटेल में समझते हैं। अब इससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कि सोना जो जितने सारे मेटल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा डेंस्ड है। डेंस मतलब भारी होता है। अब मान के चलो सेम क्वांटिटी का अगर आप एल्युमिनियम एक हाथ में लो और सोना एक हाथ में लो, तो क्वांटिटी अगर सेम लो तो यहाँ पे मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। क्वांटिटी अगर सेम हो तो मेजरमेंट में डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि सोना डेंस्ड होता है और भारी होता है, वजनदार होता है। आपने देखा होगा छोटे से अगर कानों की बूंदें भी हो या एक छोटा सा जो ब्रिक होता है सोने का, वो भी अगर हाथ में उठाओगे तो बड़ा भारी सा लगेगा, और वही आप लोहे की चीज भी उठाओगे कम लगेगी। नॉर्मली जो एक लेमन्स लैंग्वेज में कहो तो सोना वजनदार होता है किसी भी मेटल के कंपैरिजन में। अब इसकी इतना अलग होने की, इतनी कीमती होने की वजह क्या है? अब इसकी वजह 2-3-4 इसमें क्वालिटीज हैं। नंबर वन, सोने में चमक होती है, बड़ा खूबसूरत होता है। सोने की एक और क्वालिटी ये है कि सोना खराब नहीं होता, जैसे कि जंग खा जाना या उस पर डस्ट आ जाना, उसमें कोई भी अलग मेटल उसमें मिक्स करेंगे तो सोना इमीडिएटली अपना कलर चेंज कर देता है। आपने सुना होगा डायमंड ज्वेलरी वगैरह जब बनती है तो सोने की क्वालिटी कम हो जाती है। क्वालिटी कम हो जाना इसका मतलब इसमें कोई और मेटल उसमें इन्फ्यूज करना, क्योंकि सोने की जो खासियत है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। कोई अच्छा जो प्योर 24 कैरेट का अगर गोल्ड हो, चेन हो, तो अगर उसको आसानी से मोल्ड करो, बेंड करो, तो हाथों से बेंड हो जाता है। अगर वही आपने देखा होगा डायमंड ज्वेलरी जो होती है उसमें सोने की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जिसमें डायमंड जड़े होते हैं वो सोना आप यूं कहो कि रोज गोल्ड कहते हैं उसको। रोज गोल्ड मतलब तांबा उसमें ज्यादा होता है। रोज गोल्ड मतलब थोड़ा पिंकिश हो जाता है। सोने का कलर क्या है? येलो। लेकिन डायमंड ज्वेलरी का कलर थोड़ा सा हल्का सा सोने का रंग नहीं रहता, पिंकिश हो जाता है या व्हाइट गोल्ड हो जाता है।
क्योंकि उसमें अलग मेटल्स ऐड किए जाते हैं। क्योंकि सोना सॉफ्ट होता है, जैसे कि बेंड करो तो बेंड हो जाता है, लेकिन उसमें किसी भी सोने में अगर हीरा जड़ना है तो उसमें दूसरा मेटल का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें वो हार्डनेस नहीं आती। जैसे कि डायमंड है, पत्थर है ना अल्टीमेटली, और बहुत सख्त पत्थर है डायमंड। कोई भी डायमंड पत्थर ही है, आफ्टर ऑल वो है तो कार्बन का टुकड़ा ही, पत्थर है, और वो बहुत सख्त होता है। उसको होल्ड करने की कैपेसिटी सिर्फ प्योर गोल्ड में नहीं होती। तो उसमें क्या करता है, किसी भी मेटल को ऐड किया जाता है ताकि उस कोई भी स्टोन को वो होल्ड कर पाए। तो सोने की जो क्वालिटी होती है डायमंड की ज्वेलरी में वो कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 14 कैरेट या 18 कैरेट तक रह जाता है। नाउ लेट्स कम बैक टू सोना की जो क्वालिटी है। एक तो दुनिया में, पूरी दुनिया में सोना जो मेटल है वो रेयर है, कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक जगह है। सोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब मान लो कोई चीज कम हो, नंबर 1, और वो फैली भी हो, तो कैसे समझें उसको? उसका मेन, जब सोना महंगा तब हो जाता है क्योंकि उसको इकट्ठा करना ही बहुत बड़ा टारगेट है। सोने को एक जगह अक्यूमुलेट करना ही बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे माइंस ऐसी हैं, तो इतनी डेप्थ में उसकी खुदाई होती है और उसके बाद निकलता कितना सोना है, वही 50 किलो, 60 किलो या 100 किलो, 200 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स इतना ही निकलता है। और वो कितने हज़ारों मतलब हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स अंदर डेप्थ में माइनिंग की जाती है और उसमें अलग अलग बहुत सारे और भी मेटल्स निकलते हैं। लेकिन सोने की जो क्वांटिटी होती है किसी भी मेटल के कंपैरिजन में वो कम होती है। अब बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे YouTube वगैरह वीडियोस में देखा होगा आपने कि लोग नदियों में, पानी में जाके सोने को ऐसे उनके बर्तन होते हैं, सोने को ऐसे छान के पानी और वो मिट्टी के जो रेत होती है उसको छान के सोने के बारीक बारीक पार्टिकल, जो छोटे छोटे जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। अब सोच के देखो, अगर कोई सुबह से शाम तक अगर 24 घंटे भी वो पानी को ऐसे रोंदे फिर भी वो कितना सोना इकट्ठा कर पाएगा? हार्डली इट विल बी 2 ग्राम या 3 ग्राम, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही इतनी कम क्वांटिटी में होता है। आपने देखा होगा समंदर के किनारे लोग जाके उसको ऐसे करते हैं, बर्तनों में डाल के फिर से इसको छानते हैं। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि सोने की जो क्वांटिटी है, कहीं भी आप माइन कर लो, कहीं से भी आप इकट्ठा कर लो, कहीं भी अब रोड पे, किसी भी रोड पे कहीं भी आप मिट्टी को उसको सानो मान के चलो आप 100 टन मिट्टी को आप सान रहे हो। 100 टन मिट्टी को सानने के बाद ऐसा नहीं कि आपको एक कण भी उसमें सोना नहीं मिलेगा। यस, 100% मिल सकता है कहीं भी, लेकिन उसमें जो लेबर लगता है उस सोने की कीमत के कई गुना ज्यादा हो जाता है, इसलिए लोग उसको टच नहीं करते। अदरवाइज सोना हर जगह पाया जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो माना जाता है थियोरेटिकली, ऐसा प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि हम बिग बैंग जो थियरी है उसको भी हम थियरी ही बोलते हैं। और बहुत सारे जो प्लैनेट्स के जो कोलाइजन या मेटेरियल्स व्हाटएवर, जो जितनी सारी आपकी जो मॉर्फोलॉजी है या जियोलॉजी है या आपकी जितनी एस्ट्रोनॉमी है, यू कैन से जितनी आपकी फिजिक्स है, वो सारी चीज़ें थियरी पे बेस्ड है। थियरी और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब प्रैक्टिकली देखें तो हमें आंखों से सोना कम नज़र आता है क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है। हाँ, अब ये है कि ज़मीन पे सोना कम है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ज़मीन पे सोना कम हो, या ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मीन पे सोना है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि सोना दूसरे प्लैनेट पे या एस्ट्रॉइड्स पे या मीटियर्स पे कहीं पे भी पूरे यूनिवर्स में होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, एक तो सोने की क्वालिटी क्योंकि चमकदार होता है और दूसरा खराब नहीं होता, जैसे कि जंग नहीं खाता। तो 2-3 ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं सोने की जिसकी वजह से सोने की कीमत मानी जाती है। मतलब सोने को एक वैल्यूड मेटल के रूप में उसको माना जाता है। नाउ लेट्स कम टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी किससे बन रही है? हमारी सोसाइटी से। हमारी सोसाइटी किससे डेवलप होती है? हमारे जो सराउंडिंग, जो हमारी इकोनॉमी होती है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दैट मे कनेक्ट टू ईच अदर। तो अब उसमें सोने की क्या कीमत? सोने को हम खा नहीं सकते, सोने को हम पी नहीं सकते, सोने का हम कुछ कर ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम सोने की ज्वेलरी बना के पहनते हैं।
अब इतना ही है ना, सोने का काम क्या है, ज्वेलरी बना के पहनते हैं। अब सोने की सिर्फ एक ऑर्नामेंट या एक एक्सेसरीज के रूप में हम उसको यूज करते हैं, बट स्टिल इट इज कॉस्टलीस्ट, स्टिल इट्स प्राइस विल राइज डे टू डे। जब भी हम बात करेंगे सोने की, तो सोने की गोल्ड की प्राइस हमेशा बढ़ती है। अब ऐसा क्यों है, इसका मेन जो रीजन क्या है, विल अंडरस्टैंड दैट। अब हमें पता चला सोने की क्वालिटी 2-3 चीजें हैं, चमकदार है और उसमें खराबी नहीं होती, जंग नहीं खाता। दूसरा, सोना वजनदार होता है। अब तीसरा, जो हमारे जो एंशिएंट पीरियड में या हमारे जो जितने सारे बिफोर वर्ल्ड वॉर्स या फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके पीछे जितने सारे एम्पायर्स थे, वो सारे एम्पायर्स के पास जो भी सोना होता था, ऑलमोस्ट उनकी ट्रेजरी में मेन एक खालिस मेटल, जिसको कहते हैं प्योर गोल्ड, प्योर मेटल जो है ना, खालिस प्योरिटी, तो प्योरिटी के फॉर्म में कोई भी मेटल होता था वो सोना होता था। तो सोने को इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड इस्तेमाल करते थे कोई भी कंट्री एक दूसरी कंट्री के साथ, या बीच में हैविंग ट्रेड विद इन द कंट्री इन डोमेस्टिक लेवल, हमेशा सोने का इस्तेमाल होता था। अब एक तो रेयर मेटल है, अवेलेबिलिटी कम है, और उसकी बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड इट्स क्वालिटीज, उसकी वैल्यू बना दी गई ट्रेड में कि सोना दो तो आपको फला चीज मिलेगी, अब फलानी चीज खरीदनी है तो आपको दोबारा से सोना देना पड़ेगा। इस तरह का एक ट्रेड सिस्टम बनाया गया, जो कि हम सब जानते हैं आफ्टर बार्टर सिस्टम। देयर इज समथिंग कॉल्ड हैविंग करेंसी और हैविंग सम टाइप ऑफ कॉइन्स टू manage your trade, to balance your trade, or you can say to have a proper demand and supply system in your domestic or national or international economy. That is the basic reason. अब फिलहाल चलो उस पीरियड में सोने की कीमत, जो भी राजा महाराजा के पास सोना होता था वो ट्रेड करते थे। अब हमारे पास सोना नहीं है, हमारे पास पैसे हैं। अब हम सोना खरीद नहीं सकते क्योंकि सोना महंगा होता जा रहा है, महंगा 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 होता जा रहा है। पता नहीं कौन अमीर लोग ऐसे होंगे जो सोना खरीद सकते हैं। अभी ये क्या लॉजिक है, क्या हमारे पास इतने पैसे हो सकते हैं कि हम सोना लें, या पैसे और सोने के बीच में क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड मनी एंड हाउ द रिलेशंस बिटवीन गोल्ड एंड मनी? गोल्ड और पैसे के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्या हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इतने पैसे प्रिंट कर सकती है कि हमारी जो जितनी सारी हमारी गरीबी है, जितने सारा हमारे पास इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, जो भी है हमारी इकोनॉमी, हमारे जितने सारे कर्जे हैं एकदम माफ हो जाए? ऐसा कुछ कर सकती है रिजर्व बैंक? अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती? अगर रिजर्व बैंक नोट प्रिंट कर सकती है, इतने सारे रिजर्व बैंक के पास एसेट्स हैं या फैसिलिटीज हैं, रिजर्व बैंक के पास पावर भी है नोट प्रिंट करने का, तो वो नोट प्रिंट क्यों नहीं करती? अब नोट प्रिंट करने के पीछे ये सोने का या गोल्ड का क्या लॉजिक लगाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सी, टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड गो बैक लिटिल, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में क्या हुआ। क्योंकि पूरी दुनिया में सोने की कीमत पहले से ही तय थी, क्योंकि राजा महाराजा सब के पास सोना था ही। ट्रेड वो सोने के थ्रू करते थे, क्योंकि मेटल के थ्रू करते थे, विच इज़ गोल्ड। अब इसमें हमारे इंडिया में भी एक हिस्ट्री में आ जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनास्टी में जब मोहम्मद बिन तुगलक फॉर द फर्स्ट टाइम ही डिड डिमोनेटाइजेशन, जिसमें उसने गोल्ड की और कॉपर की, कॉपर मतलब तांबा, गोल्ड और कॉपर की दोनों की उसने कॉइन्स बनाए और बहुत ज़्यादा कॉपर के कॉइन्स बनाए। इंडिया का सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन कहो। तब वी हैव सीन कॉपर के कॉइन्स बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पे या प्राइवेटली लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर दिया, और सोने के जो कॉइन्स थे, गोल्ड के कॉइन्स, उन्होंने छुपा के अपने घरों में रख लिए थे। तो उस वजह से पूरी जो तुगलक डायनास्टी थी वो ऑलमोस्ट डेमोलिश हो गई। जो तुगलक डायनास्टी की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी थी, दैट हैज़ बीन डेमोलिश्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वन मेटल। यस, नो डाउट मोहम्मद बिन तुगलक ने 2-4 और डिसीजंस ऐसे लिए थे। उन्होंने आर्मी भेजी थी पहाड़ों पे, जो वेस्टर्न हिमालय है वहाँ पे, और दूसरा उसका रीज़न था कि ही हैज़ डन दैट कैपिटल माइग्रेशन फ्रॉम देवगिरी टू दिल्ली। तो ये 2-3 चीज़ें उसने जो किया वो बात अलग है, that is a part of history, but here I'm talking about the gold coins value
which has been given even in history since the historical period, हमारे जो गोल्ड की जो कीमत है हमेशा बढ़ती गई। अब एक ऑर्डिनरी मेटल जो सिर्फ एक चमकदार है, जंग नहीं खाता और डेंस्ड है, बस अब इस मेटल को जब वर्ल्ड वॉर्स हुए, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लगभग कुछ डिकेड्स पहले अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, जस्ट फ्यू डिकेड्स अगो अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर्स एमर्ज हुए, ऑलमोस्ट जो अलाइज था वो अलाइज में यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस था। यूनाइटेड किंगडम के पास ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा हिस्सा यूनाइटेड किंगडम के पास इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी था। अब जितने सारे वर्ल्ड में माइंस थे, ऑलमोस्ट 80% माइंस वाज अंडर ब्रिटिशर्स। जब हालात ऐसे थे तो सबसे ज़्यादा सोना किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विन कौन हुआ? यस, अलाइज, नो डाउट इन दैट। अब इसमें वॉर में सोने का क्या काम था? चलो इसको डिटेल में इन लेमन्स लैंग्वेज विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, जब वर्ल्ड वॉर्स शुरू हुए, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस हुए, विच इज़ कॉल्ड जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग में डिफरेंसेस स्टार्ट हुए। तो जब वर्ल्ड वॉर्स शुरू हुए तो पूरी दुनिया में अलाइज बनने लगे, वर्ल्ड वॉर्स शुरू हुए, तो उसमें एक कंट्री ऐसा था जो किसी भी वॉर में शामिल नहीं था, लेकिन वो अपनी प्रोग्रेस की दिशा में चल रहा था, अपनी प्रोग्रेस वो कर रहा था, वेदर इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या वेपन्स का डेवलपमेंट या नए नए इन्वेंशंस, मशीन्स, टूल्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस, ये सब बनाने में कोई एक कंट्री था जो माहिर हो रहा था, दैट इज यूएसए। तो अब ये गोल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर्स हैं और गोल्ड है और यूएसए में ये क्या चीज़ है, क्या रिलेशनशिप है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जब इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंसेस हो रहे थे, एक दूसरे के एनिमीज हो रहे थे, एमर्ज हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ एनिमीज, लोग एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे, तब यूएसए के पास बहुत ज़्यादा आर्म्स थे, अम्यूनिशंस थे, जो कि आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आर्म्स हैं, गन्स हैं, जो कि अम्यूनिशंस हैं, वो सारे यूएसए ही बनाता था, तब भी वही बना रहा था। तो यूएसए ने क्या किया, पूरी दुनिया में ये कहा कि किसी को भी अगर आर्म्स, एम्यूनिशंस चाहिए, हथियार चाहिए, तो हथियार मैं बना रहा हूँ, तो हथियार चाहिए तो हथियार आके मेरे पास ले सकते हो और रिटर्न में मुझे सोना दे सकते हो, गोल्ड मुझे दे सकते हो। तो दैट इज़ हाउ यूएसए स्टार्टेड इट्स स्ट्रैटेजी कि पूरी दुनिया का सोना उसके पास जाने लगा। हर कोई वर्ल्ड वॉर में हर कोई पार्टिसिपेट करता था, इवन ऑटोमन एम्पायर पार्टिसिपेटेड, जर्मनी, यूके, फ्रांस, एवरीबडी पार्टिसिपेटेड इंक्लूडिंग जापान और यूके, यूनाइटेड किंगडम था, सब वर्ल्ड वॉर में जब पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबके पास जो सोना था, जो गोल्ड था, वो हथियार के बदले में यूएसए से जो भी कोई हथियार खरीदता था उसके बदले में यूएसए को सोना देता था। अब गोल्ड यूएसए को दे दिया सबने, तो यूएसए के पास लगभग पूरी दुनिया का 80% गोल्ड यूएसए के पास जमा हो गए। वर्ल्ड वॉर की बात है। तो उसके बाद अभी देखो सोना क्या है, एक जब सोना असल में जब कोई कैरी करना चाहता है, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहा है, तो सोना बहुत कॉस्टली चीज़ है, एक्सपेंसिव चीज़ है, गुम हो सकती है, आपके पास अटैक हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो जितने सारे लोग यूएसए के साथ ट्रेड कर रहे थे, जितने सारे कंट्रीज ट्रेड कर रहे थे, कंट्री जाके यूएसए के पास हथियार खरीदती थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना था। तो जो भी कंट्री या कोई भी प्राइवेट पर्सन यूएसए के साथ जो भी कोई ट्रेड करता था, वो डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, गोल्ड के साथ करना नहीं कर पाता था। गोल्ड तो यूएसए के पास दे दिया, डिपॉजिट कर दिया। अब यूएसए ने क्या गेम खेला यहाँ पे कि यूएसए ने एक सर्टिफिकेट निकाली, एक पेपर निकाला जिसमें गोल्ड की वैल्यू डिफाइन हुआ करती थी। यूएसए ने थमा दिया आपके हाथ में कि जाओ भाई ये ले जाओ, तुम जर्मनी के साथ ट्रेड करो, तुम कहीं और भी लेके जाके ट्रेड करो, लेकिन जब भी कोई ये पेपर मेरे पास लेके आएगा, वो उसको जितना उस पेपर पे लिखा गया है गारंटीड या यू कैन से प्रॉमिस्ड गोल्ड यू कैन गेट फ्रॉम यूएसए। अब वो पेपर क्या है
दैट इज दैट पेपर वैल्यूड ऑफ गोल्ड। अब जो गोल्ड के, अब फॉर एग्जाम्पल एक यूएस डॉलर 1 ग्राम गोल्ड के कंपैरिजन में लेके आया उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ। अब उसी तरह से जो यूएसए ने क्या कहा, अब एक काम करो, मेरे पास गोल्ड है, ये लो मैंने करेंसी प्रिंट करता हूँ, अनलिमिटेड करेंसी में प्रिंट करता हूँ गोल्ड के कंपैरिजन में। अब इस करेंसी से तुम दुनिया के किसी भी कोने में आप ट्रेड करो, जो डॉलर है, यूएसए का जो डॉलर है, उस करेंसी से आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रेड करो। लेकिन कहीं से भी कोई भी अगर मुझे डॉलर ला के देता है तो मैं उसको रिटर्न में गोल्ड दे दूंगा। दिस वॉज द प्रॉमिस डन बाई यूएसए व्हेन डूइंग वर्ल्ड वॉर्स। अब उसको लेके अब आ गया करेंसी, पेपर करेंसी गोल्ड के कंपैरिजन में आ गई। अब जितने सारे ट्रेडर्स थे वो सारे क्या करने लगे, अब डॉलर में ट्रेड करने लगे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर में ट्रेड करने लगे। अब हर किसी की करेंसी अपने अपने लेवल पे, अब सब लोगों ने क्या किया, अब इंडिया की रुपी है, उसी तरह से जापान का एन है, तो उन्होंने क्या किया, हर कोई कंट्री ने अपनी करेंसी को पीछे छोड़ के यूएसए के डॉलर को इंपॉर्टेंस देने लगा, क्योंकि यूएसए के डॉलर के बदले में आपको गोल्ड मिल सकता है। अब गोल्ड के बदले में आप किसी के साथ भी कोई भी ट्रेड कर सकते हो। दिस इज हाउ गोल्ड हैज बीन कंपेयर्ड विद करेंसी, और यू कैन से फॉर द फर्स्ट टाइम विथ यूएस डॉलर। अब इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर्स खत्म हो गए, आफ्टर 1945 के करीब जब वर्ल्ड वॉर्स खत्म हो गए और जो डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तब हर कंट्री की जो करेंसी की जो वैल्यू थी लगभग अप्रोक्सीमेटली 19-20 सेम थी। जैसे कि यूएस डॉलर की करेंसी 1947 में जो इंडिया की जो रुपीस थी उसके 3 रुपये 3 पैसा कुछ था जो यूएसए के डॉलर के कंपैरिजन में। और जो यूके का जो पाउंड था, पाउंड और इंडियन रुपी वाज इक्वलेंट, जो कि अभी 90 या 100 रुपीस तक है। पाउंड और Indian rupee was equivalent क्योंकि India was ruled by Britishers and it's their colony. Whatever the Indian currency has the value, the even UK pound has the same value, including European euro. जो यूरो था उसकी भी वैल्यू लगभग इंडिया की जो रुपी की वैल्यू थी उसके बराबर ही थी। जो इंडिया का जो रुपी है, पाकिस्तान का जो रुपया है और बांग्लादेश का जो टका है, टका बांग्लादेश की करेंसी है, तो उस सारी करेंसी की वैल्यू लगभग सेम थी। लगभग सेम ही थी जो यूके के साथ। लेकिन यूएसए के साथ, क्योंकि यूएसए आर्म्स अम्यूनिशन सप्लाई करता था उस वक्त, इसलिए यूएसए की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। अब यूएसए की करेंसी की वैल्यू गोल्ड के कंपैरिजन में बढ़ गई, क्योंकि यूएसए के पास गोल्ड डिपॉजिट पूरी दुनिया का लगभग 80% यूएसए के पास था। तो लेट्स कम टू इंडिया एंड इट्स गोल्ड प्राइसेस हाइक। अब इन सारी चीज़ों के बाद जब पूरी दुनिया में आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स 1945 अप टू 47 अप टू 50 और यू कैन से 1955 तक पूरी दुनिया में लगभग बहुत सारे कंट्रीज डीकोलोनाइज हो चुके, जो जितने सारे लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा था अलग अलग रीजन को, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन रीजन्स को, इंडिया के जो एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो, और इंडिया का जो साउथ एशिया कंट्रीज है वो, और जो मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं वो, तो इतनी जो अफ्रीकन कंट्रीज, वो सारे कंट्रीज में लगभग डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस मिला। तो सब अपने अपने इंडिपेंडेंस में आए, अलग अलग अपनी अपनी करेंसी थी, तो इनका अलग अलग ट्रेड स्टार्ट हुआ बीच में एक दूसरे के साथ। अब वो ट्रेड किस बेसिस पे होता था? गोल्ड से होता था। अब गोल्ड किसके पास है? यूएसए के पास है, तो ट्रेड किस में होगा? डॉलर में होगा। अब सबको बात ये समझ में आई कि गोल्ड का होना, गोल्ड का रिजर्व होना अपनी नेशनल बैंक में या अपनी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू स्टेबलाइज योर इकोनॉमी। आपकी जो इकोनॉमी है उसमें जो अप एंड डाउन्स होते हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास गोल्ड का रिजर्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक तो सारी कंट्रीज समझदार हो चुके, तो सब ने अपनी अपनी जो भी स्ट्रैटेजी थी उस स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे यूएसए के साथ ट्रेड करना शुरू किया। अब फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए को बहुत सारा बीफ एक्सपोर्ट करता है, और जो सी फूड है वो एक्सपोर्ट करता है, फ्रूट्स एक्सपोर्ट करता है यूएसए को इंडिया। तो यूएसए क्या देगा इंडिया को? डॉलर देगा, या डॉलर नहीं
तो यूएसए क्या देगा इंडिया को? गोल्ड देगा। तो इसी तरह से जो दुनिया की जो सारी कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज ने यूएसए के साथ ट्रेड करना शुरू किया। तो जब यूएसए के साथ लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया, कुछ ना कुछ यूएसए को बेचते थे और यूएसए या तो डॉलर में देता था या गोल्ड में रिटर्न करता था। अब बात होते होते यहाँ तक पहुंची कि यूएसए के समझ में नहीं आया कि वो कर क्या रहे। गोल्ड डिपॉजिट लोग ट्रेड करके यूएसए से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और डॉलर यूएसए ने इतनी लमसम अमाउंट में प्रिंट कर दिया था, तो डॉलर की कीमत घटती चली गई और इसमें यूएसए की जो इकोनॉमी वो डिप्रिशिएट होने लगी और यूएसए की जो करेंसी वैल्यू थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? गोल्ड पे डिपेंडेंट थी। अब गोल्ड दुनिया में फैल रहा है लोगों के पास। जब यूएसए ने वियतनाम पे अटैक किया था तो वहां पे यूएसए की जो जितनी सारी स्ट्रैटेजी थी वो फ्लक्चुएट होने लग गई। तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो फ्लक्चुएट होने लग गई। तो तब तक पूरी दुनिया में यूएसए के जो डॉलर्स हैं वो भी स्प्रेड हो चुके थे और जो यूएसए का जो डिपॉजिट था, गोल्ड डिपॉजिट था, वो भी स्प्रेड हो चुका था और लोगों की समझ में आ चुका था कि जब भी हम अपनी कंट्री में करेंसी प्रिंट करेंगे उसके बराबर हम अपनी बैंक में सोना रिजर्व करके रखेंगे, या तो हम उतनी ही करेंसी प्रिंट करेंगे जितना हमारे पास गोल्ड रिजर्व है, या हम जितने से अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं, या हम इकोनॉमी को एक नॉर्मलाइज तरीके से, बैलेंस तरीके से हम चला सकते हैं। तो एक मोटा मोटा समझ में ये आया कि कहीं ना कहीं यूएसए का सबसे बड़ा हाथ था कि गोल्ड को डॉलर के साथ, या यूं कहो कि पेपर करेंसी के साथ कंपेयर करके वो पेपर करेंसी की वैल्यू बढ़ाने का यूएसए की स्ट्रैटेजी काम कर गई और पूरी दुनिया में उसका चलन शुरू हो गया। अब हर कंट्री अपने अपने हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से वो गोल्ड रिजर्व करने लग गए। अब इंडिया में भी ये हुआ कि टिल 2024 इंडिया में 5,000 टन से ज़्यादा सोना इंडिया ने रिजर्व कर रखा था, लेकिन अभी लगभग 8,000 टन से ज़्यादा सोना इंडिया ने रिजर्व कर रखा। अभी कुछ 6-8 महीने में इंडिया ने लगभग 2,000 टन से ज़्यादा सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्टॉक किया, ताकि जो यूक्रेन और यूएस और रशिया के जो इन्वॉल्व जो वॉर्स हो रहे हैं या जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से इंडिया में कहीं इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स इंडिया में क्रिएट ना हो, या इंडिया की जो ट्रेडिंग सिस्टम है किसी भी कंट्री के साथ, उस ट्रेडिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये कैसे होगा? अब ये तभी होगा जब इंडिया की करेंसी की वैल्यू हम मेंटेन कर रखेंगे। अब इंडिया की करेंसी की वैल्यू मेंटेन कैसे होगी? जब इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व रहेगा। अब बैंक ने गोल्ड रिजर्व कर लिया, लेकिन जो हमारी जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पब्लिक है, अब वो पब्लिक समझ रही है कि भाई गोल्ड खत्म हो गया, अब जाके खरीदो, पूरे दुकानों में घुस जाओ और जाके ये जो बाहर छोड़ रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो लगभग 11-12% जो इंडिया का जो गोल्ड है वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा हुआ है। लगभग 8,000 या 8,500 टन के करीब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा हुआ है सोना। अब जो पब्लिक है वो पब्लिक क्या सोचती है? सोने की कीमत ज्यादा हो गई, क्योंकि देखो एक तो हम इंडिया, वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। अब पता नहीं हमारे दिमाग में क्या चढ़ रखा है कि जब तक हमारे कानों में सोने की बालियां नहीं होंगी तो हमें लगेगा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम शादियों में इतनी ज्वेलरी पहनते हैं। सी इट इज जस्ट एन ऑर्नामेंट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, उसकी वैल्यू ज्यादा है बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हाट वी डिस्कस्ड। अब in the form of jewelry, in the form of accessories, in the form of so many like elements, तो गोल्ड का इस्तेमाल ज्यादा हो गया in the form of लग्जरी लाइफ जीने का मतलब ये है कि जैसे कि दुबई में हम देखते हैं कि टॉयलेट का जो कमोड है वो भी गोल्ड से बना होता है। अब जब बात इंडिया की आती है तो इंडिया में एक तो हम अपने भगवानों को जो मुकुट वगैरह बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वो सारी गोल्ड की होती है। अब दूसरी जो हम लोग पहनते हैं वो जो एक्सेसरीज होती हैं वो गोल्ड की होती है। बहुत सारे पेन वगैरह, अंगूठियाँ, बैंगल्स, ये वो वॉचेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि चश्मे तक गोल्ड के आ गए हैं। बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं वो उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड लगा देती हैं तो उसकी कीमत गोल्ड के बराबर ली जाती है। तो अब इन सारी चीज़ों के बाद जब बात आती है गोल्ड के प्राइसेस हाइक होने की, तो हमें एक छोटी सी बात समझ में आए कि हमारी बैंक में
गोल्ड रिजर्व है। अभी लगभग 8,000 टन तक हमारे बैंकों में गोल्ड रिजर्व है। तो नाउ लेट्स कम बैक